नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में जून 2025 में, उसका पार्ट 1 करेंगे। एक 10 के करीब क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये फ्रेंड्स रिकॉर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलना संभव नहीं है। जो भी हमारे मित्र साथी सहपाठी बैठते हैं एग्जाम में, उनको जो याद रह जाता है उसके आधार पर वो क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर करते थे कि सर एग्जाम में जीएसटी कब बना था, ये पूछा गया है, या मैक्रो इकोनॉमी लाइक दैट, जैसा जो भी आप एक रिकॉल कर पाते हैं उसी चीज़ को हमारे साथ शेयर करते हैं, उसी के आधार पर हम क्वेश्चन बना लेते हैं। तो उसी पर आधारित ही फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ। सो पहला क्वेश्चन है कि अनदर नेम गिवन टू मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को दूसरे किस नाम से बुलाया जाता है? मार्केट इकोनॉमी को फ्रेंड्स किस और नाम से हम बुलाते हैं? तो देखिए, मार्केट इकोनॉमी, मार्केट मतलब कैपिटलिस्ट है ना। मार्केट में कौन से लोग एक्टिव रहते हैं? जो पूंजीवादी लोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको दूसरा नाम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दिया जाता है। ठीक, कौन सा कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी को फ्रेंड्स हम बोल देते हैं, जो आपका गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती, कमांड देती, तो वो हो जाती है मिक्स इकोनॉमी। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज इशूड बाई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मिनिमम अमाउंट ऑफ, मतलब जो सीडी होती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, उस कितने मिनिमम अमाउंट के लिए जो है इसे इशू करा जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो अलग गाइडलाइन होती थी, लेकिन मौके पर जो है चाहे कमर्शियल पेपर हो चाहे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, दोनों ही 5 लाख रुपए मिनिमम, और देन मल्टीपल ऑफ 5 लाख। मल्टीपल ऑफ 5 लाख मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। सोचो कि 27 लाख का कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो नहीं होगा, या तो 25 लाख का होगा या तो 30 लाख का होगा। ठीक है, 5 लाख या उसके मल्टीपल में इशू किया जाता है, चाहे वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो जो आप यहाँ देख रहे हैं, या कमर्शियल पेपर भी पूछ ले, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर कि 5 लाख एंड मल्टीपल में होता है। Which of the following commission in 1990 has recommended license grant to private bank? थोड़ा देख रहे होंगे ना लैंग्वेज क्वेश्चन की, लैंग्वेज से आपको लग रहा हो ना कि मतलब प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा रिकॉल करके हमारे दोस्त लेकर आए हैं, मित्र लेकर आए हैं, वैसे ही मैंने यहाँ लिख दिया है ना। किस कमेटी ने, किस कमीशन ने 1990 में रेकमेंड किया था कि प्राइवेट बैंकों को भी लाइसेंस दिया जाना चाहिए? सवाल ये है। ठीक है, तो ये किया गया था नरसिम्हन वन कमेटी द्वारा। नरसिम्हन वन कमेटी, नरसिम्हन वन कमीशन, जो भी कहना चाहें। नरसिम्हन वन कमीशन जो आया था 1990 में, उसी ने कहा था कि भाई प्राइवेट बैंकों को भी लाइसेंस दिया जाना चाहिए, जिससे कि कंपटीशन की भावना बढ़े। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड अंडर TREDS विल बी ट्रेड्स। ट्रेड्स होता है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है। और इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस की जाती हैं, वो विदाउट रिकोर्स टू MSME करी जाती हैं। विदाउट रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स मतलब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। विदाउट रिकोर्स मतलब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो MSME को जो दिया जाता है ट्रेड्स के तहत, वो विदाउट रिकोर्स टू MSME ट्रांजेक्शन्स करी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पहला डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कौन सा था? हमारे देश का पहला डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यानी कि ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डेवलपमेंट के लिए लोन देता था। तो ये काम किया है IFCI ने। पहला डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन IFCI है। जैसे मतलब कहने का कि ये लोन देते तो हैं, लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट के पर्पज से देते हैं। IFCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो IFCI। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रेड्स को कौन रेगुलेट करता है? हु रेगुलेट ट्रेड्स? ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है। इसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? RBI, SIDBI, SEBI या फिर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, ये ट्रेड्स को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी RBI को दी गई है।
क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच फोकस ऑन एनालिसिस द मार्केट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म इन एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इकोनॉमिक्स की वह ब्रांच जो फोकस करती है कि हम बिहेवियर देखेंगे व्यक्ति का और फर्म का, इंडिविजुअल का और फर्म का बिहेवियर देख करके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या कहलाती है, कौन सी ब्रांच है ये? तो फ्रेंड्स ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर, छोटे स्तर पर व्यक्तियों को देख रहे हैं, इंडिविजुअल्स को देख रहे हैं, तो उसे फ्रेंड्स माइक्रो इकोनॉमी कहा जाता है। अगर पूरे देश के स्तर पर सब चीज़ें देखी जाए तो फ्रेंड्स उसे मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ चूँकि हम इंडिविजुअल और फर्म्स के उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? माइक्रो इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 8 है अंडर व्हिच एक्ट SLR मेंटेन बाई बैंक, यानी कि SLR को मेंटेन करने के लिए कौन सा एक्ट है। ठीक है, तो देखिए बैंक दो चीज़ें मेंटेन करता है, एक CRR और एक SLR। CRR सिर्फ कैश के रूप में मेंटेन किया जाता है, जबकि SLR को कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में मेंटेन किया सकता है। ये जो CRR है कैश RBI के पास जमा किया जाता है, और जो SLR है ये सारा का सारा चीज़ें बैंक अपने पास खुद रखता है। बराबर है, ठीक है। तो CRR का कैश कहाँ जाएगा? RBI के पास में। और SLR का ये सारा कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए तो पर कहाँ रखते हैं? क्या RBI को दे देते हैं? नहीं, बैंक अपने पास खुद रखता है। ट्रांजेक्ट नहीं कर सकता लेकिन रखता है। ठीक है, तो चूंकि CRR का कैश RBI के पास रखता है, तो इसलिए ये RBI एक्ट 1934 में डिफाइंड है। ठीक, चूंकि CRR का पैसा RBI के पास जाता है, जिस पर RBI हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, नो इंटरेस्ट। यहाँ जो भी बातें बता रहा हूँ सारी की सारी पूछी जाती हैं, सारी बातें पूछी जाती हैं। CRR किस रूप में मेंटेन करता है? सिर्फ कैश के रूप में। CRR पर क्या कोई ब्याज मिलता है? नहीं मिलता है। CRR किस एक्ट में डिफाइंड है? RBI एक्ट में डिफाइंड है। सारे पूछे जाना सवाल। SLR किस रूप में? कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज कह देते हैं। CRR कौन किसके पास रखा जाता है? बैंक अपने पास रखता है। क्योंकि बैंक अपने पास रखा है तो इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये डिफाइंड है 1949 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइन, मतलब जो है इसे मेंटेन किया जाता है SLR को। तो हमारा आंसर फ्रेंड्स होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक, तो ध्यान रखें CRR RBI एक्ट में डिफाइंड है और SLR जो है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। कैसे ध्यान रखना है वो भी आपको बताया मैंने कि CRR चूंकि कैश के रूप में RBI के पास रखा जाता है, कैश के रूप में RBI के पास, तो RBI एक्ट लगा लीजिए। SLR बैंक अपने पास मेंटेन करता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन, बैंक से बैंकिंग रेगुलेशन याद रख लीजिए। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये होता है जिसके तहत आपकी हॉलीडे है ना, आपकी छुट्टियां डिक्लेयर करी जाती हैं, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत ही करी जाती हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर है जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनको क्लासिफाई किया जा सकता है ओपन एंडेड स्कीम और क्लोज एंडेड स्कीम। ये किस चीज़ के आधार पर किया जाता है? ओपन एंडेड क्या? ओपन एंडेड साइज, ओपन एंडेड मैच्योरिटी, नेट एसेट वैल्यू, एसेट अंडर, किसके आधार पर फ्रेंड जो है म्यूचुअल फंड को क्लासिफाई किया जाता है? ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। तो फ्रेंड्स ये मैच्योरिटी के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? ओपन एंडेड मैच्योरिटी एंड क्लोज एंडेड मैच्योरिटी। ओपन एंडेड मैच्योरिटी जो होगी फ्रेंड्स, उसमें क्या होगा? ये कभी मैच्योर होगा ही नहीं, लगातार चलता रहेगा, जब चाहो तब म्यूचुअल फंड खरीदते रहो। ठीक है, ओपन एंडेड है। जो क्लोज एंडेड मैच्योरिटी वाले म्यूचुअल फंड होंगे वो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए ऐसे होंगे, यानी अगले 5 वर्षों तक खरीदा जा सकता है, उसके बाद खरीद नहीं सकते क्योंकि 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। ओके, तो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड ये हो जाता है। और ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को किन सब सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है? यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखिए 3 सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर हो जाता है, सेकेंडरी सेक्टर आपका इंडस्ट्रियल हो जाता है, और टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज आ जाती हैं। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है वो आ जाता है इंडस्ट्रियल वाले में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और क्वेरिंग होता है। माइनिंग वही आपका जो मतलब कोयला वगैरह निकालना, खान है ना, खानों की खुदाई वगैरह करना। क्वेरिंग भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से होता है कि धातु निकालना कुल मिला करके एक तरीके का होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और क्वेरिंग ये 3 सेक्टर्स आ जाते हैं सब डिवीजन में। ठीक, तो बस यही था। ओके, ठीक है ना, तो 10 क्वेश्चन हमारे ये हो जाते हैं। मैं इनको आपको क्विक रिव्यू करवा देता हूँ, एक फटाक से हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए
अगर आपको लगता है कि सर पास क्यों नहीं हो पाते हैं, तो जवाब सिर्फ एक ही जगह छिपा हुआ है, रिवीजन में फ्रेंड्स। ओके, क्यों? क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाती है। कन्फ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते। अब सवाल यह है कि सर आपको पढ़ना पड़ेगा और रिवीजन भी करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ते नहीं, आप रिवीजन नहीं करते, तो जैसा जा रहा वैसा ही चलेगा, कोई वो बड़ी बात नहीं, फिर दीजिए एग्जाम, अगली बार लिखिएगा, है ना। लेकिन अगर आप सिंसियर हैं, सीरियस हैं, तो पढ़िए, ध्यान दीजिए, समय दीजिए, है ना। JIB मौके पर फ्रेंड्स जो है, जो JIB है उसका पासिंग परसेंटेज CIB से कम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। JIB का पासिंग परसेंटेज अभी CIB के मुकाबले कम है, यानी CIB में लोग ज़्यादा पास हो रहे हैं, JIB में लोग कम पास हो रहे हैं। जून 2024 के आंकड़े के हिसाब से 10% लोग CIB में पास हुए थे और सिर्फ 7% लोग जो है JIB में पास हुए थे, ठीक है। तो आप अंदाजा लगे, जबकि ये सरल है। लोग बोलते हैं अरे JIB कुछ नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अगर आसानी से हो रहा है तो सर 100 में से 93 लोग फेल क्यों हो रहे हैं? आप ये सोच कर देखिए, इफ इट इज दैट इजी देन व्हाई 93 पीपल आर गेटिंग फेल्ड, है ना। तो थोड़ा कंसंट्रेट और ध्यान देने की जरूरत है। तो मार्केट इकोनॉमी को दूसरे किस नाम से बुलाया जाता है फ्रेंड्स? तो मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो CED होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वो फ्रेंड्स 5 लाख और देन 5 लाख के मल्टीपल में इशू किया जाता है। इवन कमर्शियल पेपर भी 5 लाख और उसके मल्टीपल में इशू करे जाते हैं। फिर है कि गवर्नमेंट ने 1990 में किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देना शुरू किया था? तो फ्रेंड्स ये नरसिम्हन वन कमेटी या कमीशन आया था, उसी ने ही कहा कि प्राइवेट बैंकों को भी लाइसेंस देना शुरू करना चाहिए। फिर है जो TREDS होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम जो होता है, उसमें जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस की जाती है वो विदाउट रिकोर्स टू MSME होती है, यानी कि विदाउट लायबिलिटी, बिना मेरी जिम्मेदारी के होती हैं। फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो हमारे देश का था, पहला डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो हमारे देश का था, वो कौन सा था? IFCI, ठीक है। कौन सा था? पहला डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन IFCI है। IFCI का फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर है ट्रेड्स को कौन रेगुलेट करता है? TREDS को कौन रेगुलेट करता है? तो दिस इज डन बाय फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये RBI द्वारा किया जाता है। फिर है जो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो कि फोकस करती है मार्केट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और फर्म की, ताकि वो समझ सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। तो इंडिविजुअल और जो है फर्म के अगर बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट होता है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटे स्तर पर, माइक्रो मतलब पूरे देश स्तर पर, है ना। जैसे GDP को समझना चाहते हैं, नेट इनकम, है ना, नेट नेशनल इनकम वगैरह समझना चाहते हैं, तो उस केस में ये काम आता है। कौन सा एक्ट SLR में मतलब जो है SLR मेंटेन किया जाता है, किस एक्ट के तहत? तो फ्रेंड्स ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत मेंटेन किया जाता है। मैंने आपको पहले भी डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं, ओपन एंडेड स्कीम और क्लोज एंडेड स्कीम, बेस्ड ऑन देयर मैच्योरिटी। ओपन एंडेड है तो कभी खत्म नहीं होते, मैच्योरिटी आती ही नहीं है। क्लोज एंडेड है तो मैच्योरिटी आ जाती है, यही इतना फर्क होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन से और सेक्टर आते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कोयरिंग सेक्टर आता है, ठीक है। बस इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। होप है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आएगा, लाइक वगैरह कर सकते हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छा लगता है पढ़ने में, बातें क्लियर होती हैं तो। थैंक यू सो मच।